नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसे हम लेकर आप तक आते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े तमाम रोजगारों के विकास से जुड़ी बातें करेंगे। डालेंगे नजर खबरें खेती की पर, हमेशा की तरह सबसे पहले। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के लिए कृषि क्लिनिक खोलने की कृषि विभाग की तैयारी। बदलते मौसम में मुर्गियों को विशेष देखभाल की जरूरत और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पैडी थ्रेशर मशीन। सरकार द्वारा किसानों के विकास हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में कृषि विभाग द्वारा जल्द ही प्रखंड स्तर पर कृषि क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों बामेती पटना के सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा, जो छात्र कृषि से वैज्ञानिकी की पढ़ाई कर अपने गांव में रह रहे हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये नवनियुक्त कृषि वैज्ञानिक किसानों के फसलों का इलाज करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान भी हो पाएगा। मुर्गी पालकों, यदि आप व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ठंड के मौसम में अपनी मुर्गियों का खास ख्याल रखें, खासतौर पर अगर ब्रॉयलर मुर्गी पालन से जुड़े हैं तो, अन्यथा उनके अंडे उत्पादन की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। इसके अलावा वजन घटने से मांस भी कम होगा, जिससे कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उनके रहने के स्थान को घेर कर रखें, साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें। ज़रूरत पड़ने पर हीटर का प्रयोग भी सावधानी के साथ किया जा सकता है। मत्स्य पालक भाई बहनों, इन दिनों अगर आप मछली पालन कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो तालाबों की तैयारी में शुरुआती समय में ही पैटर्न बदल दें। इससे इस समय उन मछलियों पर तापमान का कम असर पड़ेगा। इससे संबंधित कई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र के व्याख्याता डॉक्टर भारतेंदु जायसवाल। तो इस गिरने और उठने के दरमियान अगर टेम्परेचर 20 से 35 के बीच में रहता है तब मछली को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अपने यहाँ सामान्यतः ठंड में तापमान जो है 20 से नीचे चला जाता है, और जब तापमान 20 से नीचे चला जाता है तो मछलियाँ जो है स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि उनके खाने की जो कैपेसिटी है, मतलब जितना खाना वो लेती थी उससे वो कम हो जाती है, और कभी कभी तो बिल्कुल अगर 15 डिग्री टेम्परेचर चले गए तो खाना लेना बिल्कुल बंद कर देती है। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती में उन्नत या संकर किस्म का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर फसल की पूरी उपज निर्भर करती है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर JH 222, 4486E, कुफरी सतुलज और कुफरी अशोक PJ 376 आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली सब्जी है। आलू पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। भारत में 16वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसका मुख्य पौष्टिक तत्व स्टार्च होता है। इसमें कुछ मात्रा उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन की भी होती है। आलू क्षारीय होता है, इसलिए शरीर में क्षारों की मात्रा बढ़ाने या उसे बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। किसान भाई बहनों, कृषि उपकरण हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है मैनुअल पैडी थ्रेशर, जो कि धान के दानों को छुड़ाने का काम करता है। कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी खरीद पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए ज़्यादा स्थान या धन की भी ज़रूरत नहीं होती। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरबा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
आज के नए भारत का किसान पहले से अधिक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, समृद्धि और खुशहाली पर केंद्रित सशक्त कदम, जिसके चलते भारत के अन्नदाता आधुनिक खेती द्वारा खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसमें पात्र किसानों को साल में 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी द्वारा 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। सीधे बैंक खातों में आती इस वित्तीय सहायता से किसान अपने आर्थिक मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। लाखों किसानों का जीवन सुधरने लगा है। आमी এই কিষাণ সম্মান নীতি পেয়ে আমি খুব উপকৃত হয়, আমি নিজেও সম্মানিত হই। विकसित भारत की परिकल्पना किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कृषक हितैषी और टिकाऊ खेती के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना से किसानों को लाभ भी हुआ और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ी। किसान लाभार्थी अपने खाता संख्या की जांच, रजिस्ट्रेशन और अन्य सेवाओं के लिए पीएम किसान योजना के अपग्रेडेड मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पीएम किसान योजना देश भर के किसानों के लिए लाई है एक नया सवेरा। तभी तो हर किसान का समृद्धि और सामर्थ्यवान होने का सपना हो रहा है पूरा। देश के किसान भाइयों और बहनों को उनकी मेहनत का मान सम्मान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। जाना आपने मंडी का भाव, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, जहां बारी है जानकारियों को लेने की, बारी है अपने विशेषज्ञ से मिलने की। तो बात करेंगे प्रसव काल में दुधारू पशुओं की विशेष देखभाल के बारे में, क्योंकि इस समय में उन्हें खास देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी। नमस्कार किसान बंधुओं, जो प्रसव का समय होता है या प्रसव के दौरान बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होती है, साथ सतर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो अवधि होता है जब एक जो पशु है वो एक नवजात को जन्म देने वाला होता है। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो है गर्भ प्रसव के दौरान पशुओं का प्रबंधन। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन सर। बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सभी पशुपालकों को मेरा नमस्कार। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि मैं एक जैसे हम लोग एक इंसान हैं, हम लोग ये कहते हैं कि प्रसव के दौरान या प्रसव के अवधि में या जब प्रसव होने वाला है, क्या पशुओं को करना, क्या जो इंसान हैं उनको क्या किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद दिनेश जी, आपने पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि प्रसवकालीन के दौरान हम पशुओं का कैसे प्रबंधन करें। अगर हम प्रसव के दौरान बात करें तो मोटा मोटा हम इसको जो इसका प्रबंधन होता है पशुओं का, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि प्रसव के पहले का प्रबंधन, दूसरा पार्ट होता है प्रसव के दौरान प्रबंधन और तीसरा पार्ट होता है प्रसव के बाद का प्रबंधन। अब हम एक एक करके तीनों पार्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला है कि प्रसव के पहले क्या प्रबंधन होना चाहिए। इनमें करके जो प्रसव के पहले का प्रबंधन होता है वो किसी भी पशु के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि उस समय उसके गर्भवती जो गाय या भैंस होती है उसके पेट में बच्चा होता है और अमूमन 7वें मंथ के बाद जो होता है उसके बच्चे का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ी से होने के कारण और लगभग 10 से 15 दिन पहले जो एक पीला दूध होता है जिसे गांव में किसान कोलेस्ट्रम कहते हैं या खींच कहते हैं, वो भी उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण जो होता है पशु बहुत दबाव में होता है, क्योंकि उस पर 3 टाइम्स ज़्यादा लोड होता है। 3 टाइम्स लोड मतलब
एक पहला लोड है अपने शरीर का, दूसरा लोड है जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए, और तीसरा जो उसका लोड है वो उसका कोलेस्ट्रम जो फार्मेशन होगा उसके कारण, कि जो आपने जानते होंगे जो कोलेस्ट्रम होता है या कीज होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं और वो उसकी मदर के बॉडी से ही आते हैं। तो इसके दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ये मैं अब डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जब पशु बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, लगभग 1 या 2 हफ्ते के पहले प्रसव देने के, तो पशु अपना आहार बहुत खाना कम कर देता है। उसके पीछे का रीज़न है कि जब बच्चा साइज में बढ़ने लगता है, उसका जो यूट्रस है बच्चेदानी बढ़ने लगती है, तो वो उसके पेट पे दबाव डालती है। पेट पे दबाव के कारण उसका जो पेट का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो पशु होता है वो पूरा आहार लेने में असक्षम हो जाता है और पशु का आहार बहुत कम हो जाता है। जब प्रसव होने वाला है उस दौरान बुखार आ गया या कुछ हो गया तो डॉक्टर या कुछ उसको इंजेक्शन दे देते हैं या क्या कुछ भी देते हैं, उन्हें आके कुछ मेडिसिन देते हैं। तो उस दौरान कौन सी मेडिसिन ऐसा है, या किसान, चूँकि हमारा जो पशु है वो बोलता नहीं है, तो किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की मेडिसिन उसे देनी चाहिए या उस दौरान सावधानी रखनी चाहिए? प्रसव के दौरान हमें कम से कम 2 हफ्ते पहले यह ध्यान देना चाहिए कि जो हमें पशुओं का सूखा चारा है या हरा चारा उसका भाग कम कर देना चाहिए। इसके एवज में हमें उसका जो दाना है वो लगभग बढ़ा देना चाहिए, लेकिन जो दाना हम बढ़ाएंगे वो अचानक से नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें 100-200 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से 1 kg तक बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं कि वो अचानक से ही दाना को बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण जो जानवर होता है अधिक दाना खा लेता है और उसमें पेट फूलने की समस्या या इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि अचानक आपने दाना बढ़ा दिया और पशु उसको डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं कर पाता है, इसके कारण होती है। दूसरा हमें रखना चाहिए कि प्रसव से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम के सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा देने से 10 से 15 दिन के पहले हमें जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है ये देना बंद कर देना चाहिए। किसान ज़्यादातर फील्ड में किसान ये गलती करते हैं कि प्रसव के दौरान वो प्रसव के पहले बहुत ज़्यादा कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं। इसके कारण एक जो हार्मोन होता है पैराथार्मोन हार्मोन, जो कैल्शियम को ब्लड लेवल में मेंटेन करता है, वो नहीं निकलता है, और जो प्रसव के दौरान उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि प्रसव के 10 से 15 दिन पहले हमें कैल्शियम लगभग रिड्यूस करके लगभग 15 ग्राम पर डे के हिसाब से देना चाहिए, जिससे उसको प्रसव के दौरान पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध कर सके। तीसरी बात ये होती है कि उसका दाना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसको सुपाच्य भोजन, बहुत अच्छा सुपाच्य भोजन जो भोजन देना चाहिए वो पानी में भिगो कर देना चाहिए, जिसके कारण उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। क्योंकि जब बच्चा जन्म देने वाला होता है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण जो मदर होती है, गाय भैंस होती है, वो बहुत ही तनाव में होती है। वो तनाव के कारण उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेशन, वो अच्छे से नहीं हो रहा होता है। अब ये पहले स्टेप पे हमने बता दिया कि प्रसव के पहले क्या प्रबंधन होना चाहिए। अब प्रसव के समय क्या प्रबंधन होना चाहिए। प्रसव के समय जब प्रसव हो रहा होता है तो लगभग ये 2-3 घंटे की प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान जो पशु होता है वो अपने बच्चे को जन्म देता है। तो प्रसव देने के दौरान ही जैसे ही बच्चा दे रहा हो उसको करके उसको पशुओं के भीड़ से हटाकर एक अलग स्थान पर बांधना चाहिए, जिसके कारण दूसरे जो पशु हैं उसको किसी प्रकार का तनाव ना दे सके। उसका बच्चा धीरे धीरे होने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। फील्ड में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो होते हैं पशु, अगर वो बच्चा निकलने में थोड़ा देरी होती है तो वो जबरन उस बच्चे को खींचने की कोशिश करते हैं। किसान भाई या पशुपालक भाई इस गलती को कदापि ही ना करें। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का जो है निकलना डिले हो रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी भी पंजीकृत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। अन्यथा अगर आप ऐसी कोई गलती करेंगे, खुद से खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये उसके बच्चे के लिए और पशु के लिए, दोनों के लिए जानलेवा होगा। उसमें चलते तो बच्चा निकलने के बाद उसको, बच्चा देने के बाद हमें तुरंत पशु को उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट देना चाहिए। ये लगभग 3 दिन तक देना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको कैल्शियम की आवश्यकता होना चाहिए। उसे हमें 50 या 100 ग्राम गुड़ खिलाना चाहिए और दाना देना चाहिए। अब एक फीड में एक पशुपालक जो होती है एक गलती और करते हैं। एक जो प्लेसेंटा होता है जेर बच्चा देने के बाद, वो नॉर्मली 5 से 6 घंटे के अंदर गिर जाता है, लेकिन कुछ
पशुओं में ये 10-12 घंटे के बाद गिरता है, जिसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में करें तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, वो खुद से हाथ से खींच देते हैं। ये एक गलत प्रोसेस है। अगर उसको ज़बरदस्ती खींचा जाएगा तो उसका कुछ पार्ट उसके बच्चेदानी में ही रह जाएगा, जो आगे चलकर सड़न पैदा करेगा और पशु के लिए वो जानलेवा होगा। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि ये बहुत एक किसानों के लिए सूचना से परक आज की उनके लिए कार्यक्रम रहा होगा। आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट, जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। जैव उर्वरकों की महत्ता समय के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। जैसे ही समय के साथ हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू किया, वैसे ही मिट्टी पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। तो आइए अपने विशेषज्ञ से हम जानते हैं कि तत्कालीन समय में जैव उर्वरकों की महत्ता और इनका उपयोग कितना है ज़रूरी।
नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे आप कृषि संबंधी हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है जैव उर्वरक की महत्व एवं उपयोगिता, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारी विशेषज्ञ है वो है डॉक्टर निशा कुमारी, सहायक प्राध्यापक नालंदा उद्यान नूरसराय से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक को हम जीवाणु खाद भी कहते हैं। इसे बाजार में कल्चर के रूप में नाम जाना जाता है। जैव उर्वरक में प्राकृतिक जीवाणु विद्यमान होते हैं, ये प्राकृतिक है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण का भी इजाफा होता है। भौतिक गुण में जैसे जल धारण की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी का कठोर होना कम होता है तथा एवं वायु संचार का आवागमन भी सुगमता से होती है। जैव उर्वरक के उपयोग करने से मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण से जो सूक्ष्म जीवाणु की सक्रियता बढ़ती है। इसके कारण से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो लंबी होती है एवं जो फसल की उत्पाद होते हैं वो गुणवत्ता युक्त होते हैं। इसके कारण से ये विषैले मुक्त होते हैं, जिसके कारण से प्रदूषण नहीं फैलते हैं। जैव उर्वरक से हमारे मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं अन्य जैसे पोषक तत्व वो सुगमता से उपलब्ध होते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के पौधों को अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा मिट्टी में जो घुलनशील अवस्था में फास्फोरस है उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कराने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण से वो आसानी से पौधों को प्राप्त होते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। अब ये बताइए हमारे किसान भाइयों के कि कौन कौन से जैव उर्वरक हैं और इसकी प्रयोग की विधि क्या है। अलग अलग फसल के अलग अलग जैव उर्वरक उपलब्ध है। जैसे दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं एवं एजिटोबैक्टर जो दलहनी फसलों को छोड़ के खाद्यान्न फसलों एवं सब्जी वाले में हम एजिटोबैक्टर का यूज करते हैं। एजिटोबैक्टर एवं फास्फोरस नमक को बढ़ाने के लिए हम फॉस्फेटिका उर्वरक जैसे फॉस्फोरस सोलाइजिंग बैक्टीरिया एवं वैम नामक का जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग विधि अलग अलग है। राइजोबियम का अगर बात करते हैं तो हम राइजोबियम को दलहनी फसलों में यूज करते हैं। राइजोबियम विशिष्ट प्रकार के कल्चर है। ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम का टीका होता है। राइजोबियम को प्रयोग करने के लिए पहले सबसे बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार करने के लिए एक पैकेट राइजोबियम का लेते हैं, उसमें 200 ग्राम जैव उर्वरक होते हैं। वो 10 से 12 केजी बीज के लिए उपलब्ध होते हैं। इसको यूज करने के लिए हम आधा लीटर पानी लेते हैं। आधा लीटर पानी के लिए हम किसान भाई अपने घर में जो 50 ग्राम अगर गुड़ हो तो उसको गुड़ ले ले और उसको एक घोल बना ले, गर्म करके घोल बना ले। उसके बाद उसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद उसमें राइजोबियम का जो वो एक पैकेट है उसको फाड़ के उसमें मिला दे। उसको अच्छे से मिलाए और मिला के उसका एक लुगदी तैयार कर ले। लुगदी तैयार होने के बाद वो अपने बीजों के ऊपर धीरे धीरे फैला दे। उसके फैलाने से एक काली कलर की वो कोटिंग हो जाएगी। जिस कोटिंग हो जाने के बाद उसको छाया में सुखा ले। सुखाने के बाद उसको अगली मॉर्निंग में उसको अपने खेतों में बुआई कर दे। दूसरा उपचार है, हम पौध जड़ उपचार कर सकते हैं। पौध जड़ उपचार करने के लिए सबसे पहले हम 4 से 5 लीटर पानी ले, उसमें 50 ग्राम गुड़ लेके उसको मिला ले, उसका घोल तैयार कर ले। उसके बाद जब नर्सरी से हम पौधे को लाते हैं, उखाड़ लाए और उसके जड़ में जो मिट्टी है उसको साफ़ कर ले। साफ़ होने के बाद उसको उसी घोल में डुबा दे। 10 से आधा घंटा तक उसको उसी में रहने दे। उसके बाद उसे निकाल के सीधे अपने खेत में रोपाई कर दे। निशा जी, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई बरत सकते हैं। जैव उर्वरक को इस्तेमाल करने के समय उसका एक्सपायरी डेट, उसके ऊपर लिखी हुई उत्पादन तिथि तथा अंतिम तिथि को देखकर ही किसान भाई को यूज करना चाहिए। उसको जैव उर्वरक को हमेशा शुष्क एवं ठंडी स्थान पे रखना चाहिए एवं रासायनिक खादों से अलग रखनी चाहिए।
सबसे मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगी कि इसका उपयोग हम बीज उपचार जैसे फफूंदनाशक का भी बीज उपचार करने के लिए करते हैं, तो इसका कैसे इस्तेमाल करें। पहले एक किसान भाई को एक FIR FIR का वर्ड का ध्यान रखना चाहिए। FIR F मतलब फंजीसाइड, फफूंदनाशक से बीज उपचार करना चाहिए। उसके 1 घंटे के अंतराल पे इंसेक्टिसाइड से अपने बीज का उपचार करना चाहिए। और लास्ट में अंतिम में हम 1 घंटे के बाद राइजोबियम या जैव उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बीज उपचार करने का तीनों से का करने का एक तरीका है। निशा जी, आप हमारे किसान भाइयों को जैव उर्वरक के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम से जुड़े रहिए इसी समय इसी चैनल पर ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों, नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।